दोस्तों मानव प्रताप एक तो हमारी बायोलॉजी की और बायोलॉजी पादप के पादपों में जनन पढ़ रहे थे हम। लैंगिक पढ़ लिया था, मादा लैंगिक भी पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने परागण के बारे में भी पढ़ लिया था। फिर परागण के जो माध्यम कि किस तरीके से परागण करवाया जा सकता है, जैविक कारक अजैविक कारक, इनके बारे में कल की चर्चा कर। ठीक है, अब आज एक छोटा सा टॉपिक है तो देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग निषेचन के बारे में देखें। ठीक है, कृत्रिम संकरण। ठीक है, ये कृत्रिम संकरण क्या होता है? कृत्रिम संकरण का मतलब होता है कि हम लोग कृत्रिम रूप से अगर परागण की प्रक्रिया करवाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम संकरण कहेंगे। यानी कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी हमारे को परागकण डालने हैं वर्ती काग्र के ऊपर जो अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हम अपनी इच्छा अनुसार डालेंगे तो वो कैसा परागण हो जाएगा? कृत्रिम परागण हो जाएगा। और इस परागण को करवाने की विधि को कहा जाता है कृत्रिम संकरण का। अब ये कृत्रिम संकरण करवाने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं उनके बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो कृत्रिम संकरण होता है उसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला होता है विपुंसन, दूसरा होता है बोरा लगाना या फिर बैगिंग बोल सकते हैं, बैगिंग। तीसरा चरण होता है परागण और चौथा होता है पुनः बैगिंग। ठीक है, तो अब इन एक एक चरण के बारे में देखते हैं, ये स्टेप्स करके, और हम लोग क्या करवाएंगे? कृत्रिम संकरण करवाएंगे। तो कृत्रिम संकरण करवाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है? एक फ्लावर की आवश्यकता, यानी कि एक पादप की आवश्यकता है। तो एक पादप के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है? इस संरचना को कहा जाता है छायांग। इसके अलावा ये होते हैं हमारे दल, और ये हैं पुंकेसर। पता चल ही गया होगा, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो फ्लावर के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है सारी की सारी पता। ठीक है, अब विपुंसन के अंदर होता क्या है? विपुंसन के अंदर क्या होगा? ये जो हमारा पराग कोश है इसके अंदर क्या मिलते हैं? पराग कण मिलते हैं। ठीक है, उन ये जो पराग कोश है इसके अंदर क्या मिलते हैं? पराग कण मिलते हैं, सभी को पता है ये वाली बात। और इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? पूरी संरचना को कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? पराग कोश से और तंतु से मिलकर बना होता है। ये बात हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करवाना है? कृत्रिम संकरण करवाना है किसी भी पादप के अंदर। अब कृत्रिम संकरण करवाने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो वर्तिकाग्र है इसके ऊपर क्या डालना होता है? वर्तिकाग्र के ऊपर परागकणों को डालना होता है, तो हमारी कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? परागण की प्रक्रिया हो जाती है। हमें कौन सा करवाना है? कृत्रिम संकरण करवाना है। तो कृत्रिम संकरण करवाने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है विपुंसन। पहला हो गया हमारा
विपुंसन। विपुंसन का मतलब होता है पुंकेसरों को हटा देना। इसका मतलब क्या हो गया? पुंकेसरों को हटा देने का मतलब, पुंकेसरों को हटा देने का मतलब है कि ये जो पुंकेसर वाली जो पूरी संरचना नजर आ रही है, इसे हम लोग क्या करेंगे? कैंची से काट देंगे। इन पुंकेसरों को मैंने क्या किया? यहाँ से कट कर दिया। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विपुंसन कहा जाता है। अब ये विपुंसन क्यों करवाया जाता है? विपुंसन इसलिए करवाया जाता है, मान लो अगर हमारा ये क्या है? पुंकेसर है, और पुंकेसर के अंदर क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। परागकण किसके अंदर? पराग कोश के अंदर हमारे परागकण बनते हैं। अब हम लोगों को कृत्रिम संकरण करवाना है, यानी कि हमें अच्छी क्वालिटी के परागकणों को वर्तिकाग्र के ऊपर डालना है। तो वर्तिकाग्र के ऊपर डालना है तो हो सकता है ना कि इसके जो परागकण है, ये जो पादप है, इसी के परागकण इसके वर्तिकाग्र के ऊपर भी तो जा सकते हैं ना। यहाँ से जो परागकण है वो इसके ऊपर जा सकते हैं, यानी कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हो सकती है ना। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? पुष्प के जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर चले जाने को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब हमें करवाना क्या है? हमें करवाना है कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण करवाना है। तो हम क्या करेंगे? कैंची से इन पुंकेसरों को कट कर देंगे। अब जैसे ही कैंची से पुंकेसरों को कट कर देंगे तो स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होगी, और अपनी इच्छा अनुसार हम लोगों को जो भी परागकण डालने हैं हम उनको डाल सकते हैं। तो विपुंसन का मतलब क्या हो गया? पुंकेसरों को हटा देना या कट कर देना। और ये कट क्यों किया जाता है? इन्हें कट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें किसको रोकना है? स्वपरागण को रोकना। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हो गई कौन सी? विपुंसन। और विपुंसन का मतलब क्या हो गया? कि पराग कोशों को, सॉरी जो पुंकेसर है उनको हटा देना। ठीक है, अब इनको हम लोग ने हटा दिया। अब दूसरी स्टेप क्या होती है? दूसरी स्टेप हो गई पैगिंग। पैगिंग का मतलब होता है, ये हमारा वही फ्लावर है पहले वाला ही, ठीक है, ये हमारा फ्लावर हो गया। अब हमने उसके पुंकेसरों को तो क्या कर दिया? यहाँ से कट कर दिया। यहाँ पर कोई पुंकेसर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, और हमने क्या किया? बहुत अच्छी क्वालिटी के तो पराग कण है, तो भी मतलब एक तरीके से हमने क्या किया? सबसे पहले को पैक कर दिया ताकि दूसरे जो भी पुंकेसर है, परागकण है, वो इसके ऊपर ना आ सके। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक थैला लगा देंगे, यानी कि इसको पूरा पैक कर देंगे। ये क्या कर दिया मैंने? इसको पूरा का पूरा पैक कर दिया। ठीक है, ये पूरा पैक कर दिया ताकि कोई भी जो परागकण है वो इसके ऊपर नहीं आ सके, यानी कि इसके ऊपर क्या लगा दिया? बैग, यानी कि बोरा लगा दिया, थैली लगा दी, ताकि जो वर्तिकाग्र है इसके ऊपर कोई भी परागकण ना आ सके। ठीक है, उसके बाद में हमारी तीसरी स्टेप होती है परागण। परागण का मतलब क्या होता है? अब हमें क्या करवाना है? परागण यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया करवानी है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे? थैले को हटाएंगे, यानी कि इसके ऊपर जो थैली से पैक कर दिया है हमने इस फ्लावर की संरचना को, और फ्लावर में भी किसको? मेनली जो वर्तिकाग्र है इसको हम लोग क्या कर देंगे? पैक कर देंगे।
ठीक है, तो इसे पैक करने का मतलब क्या होगा कि जो जायांग वाली संरचना, इसको पैक करने से दूसरे जो परागकण है वो इसके ऊपर ना गिर सके। अब हमें परागण की प्रक्रिया करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी अच्छी किस्म के जो परागकण है उनको किसके ऊपर डालेंगे, वर्तिकाग्र पर डालेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप का मतलब क्या हो गया, परागण करवाना। अब जैसे ही हमने के ऊपर पराग कणों को डाल दिया है, अब वापस से थोड़ी देर के लिए, तो जैसे हमें परागण करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस बोरे को हटा देंगे और यहाँ से जो पराग कण है, जो भी कोई अच्छी क्वालिटी के जो भी हमें पराग कण डालने हैं, लेकिन उसी जाति के होने चाहिए, अलग जाति के नहीं, सेम जो फ्लावर है उसी जाति के दूसरे परागकणों को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ी देर के हमने क्या किया, ये थैले को हटा दिया। उसके बाद में जैसे ही परागकणों को डाल दिया, चौथी स्टेप क्या होती है, पुनः बैगिंग, यानी कि पराग कणों को डालने के बाद में वापस से जो जायांग है उसको क्या कर देना है, पैक कर देना है, ताकि कोई दूसरे जो परागकण है वो इसके ऊपर ना आ सके। तो ये हो गया हमारा कृत्रिम संकरण। सबसे पहले कृत्रिम संकरण में क्या हुआ, सबसे पहले कृत्रिम संकरण के अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, विपुंसन की प्रक्रिया करवाते। विपुंसन का मतलब क्या हो गया, विपुंसन का मतलब हो गया इनको कट कर देना, केशरों को कट कर देना, को कट कर देना। ठीक है, उसके बाद में बैगिंग का मतलब क्या हो गया, जायांग पर थैली लगाना या फिर बोरा लगाना, को पैक कर देना। तीसरा है परागण, जायांग पर वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर किसको डालना, पराग कणों को डालना। और थर्ड स्टेप क्या हो गई, पुनः बैगिंग, यानी वापस जायांग को, वापस जायांग पर क्या लगा देना, थैली लगाना, थैली लगा दे। इसे क्या कहा जाता है, कृत्रिम संकरण कहा जाता है। और ये जो कृत्रिम संकरण है इसका उपयोग किस लिए करेंगे, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी के जो अच्छी किस्म के जो है हमें बीज मिल सके। इस वजह से क्या करवाया जाता है, कृत्रिम संकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कृत्रिम संकरण के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, निषेचन की। हम लोगों को पराग कण भी मिल गए थे, इसके अलावा हम लोगों को क्या मिल गए थे, जो जायांग है उसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका, इसके अलावा जो द्वितीयक केंद्रक था, केंद्रक कोशिका, सब के सब हमें मिल गई थी लास्ट वाली क्लास के अंदर। अब हम लोग क्या करवाएंगे, इनके बीच में निषेचन की प्रक्रिया करवाएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसे याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कि कृत्रिम संकरण के चरण कौन कौन से हैं। पहला विपुंसन, बैगिक, परागण और वापस से पुनः बैगिंग करवाना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम संकरण कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, निषेचन के बारे में। निषेचन की फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो निषेचन के बारे में, निषेचन क्या होता है, सबसे पहले तो खोज देख लेते हैं। पादपों में निषेचन की खोज किसने की थी, पादपों में निषेचन की खोज चार्ल्स बर्गर। ठीक है,
इसके अलावा जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, अब उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं याद है ये संरचना? क्या होता है? इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। जो होती है हमारी वर्तिका, ये होता है अंडाशय। सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग इनके बारे में। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, उस बीजांड को आगे जाकर हम लोग क्या बोलेंगे, बीजांड के अंदर क्या मिलेगा हमें? भ्रूण कोश मिलेगा। इस भ्रूण कोश के अंदर इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ये होगी हमारी अंड कोशिका। ये प्रतिमुखी कोशिका, केंद्रीय कोशिका, अलावा ये हो गई दोनों सहायक कोशिका। ये सब किसके अंदर हो रही है? सारी की सारी चीजें ये हो रही है हमारे बीजांड के अंदर। ठीक है, तो हो गया बीजांड। अब होता क्या है निषेचन की प्रक्रिया के अंदर? निषेचन के अंदर एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो सबसे पहले जो परागकण है, जब परागण की प्रक्रिया हो जाएगी तो परागकण जो है वो यहाँ पर आकर गिरे, तो ऊपर आकर गिर गए, वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिर गए। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है परागकणों का अंकुरण। ठीक है, जो परागकण है वो किसके ऊपर आकर गिर गए? परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर आते हैं। अब जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाते हैं तो परागकणों का क्या होना स्टार्ट हो जाता है? अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोगों ने बात की थी परागकण की संरचना की, परागकण का अंकुरण होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है इसके अंदर? 2 कोशिका बनती है। एक को कहा जाता है कायिक कोशिका और दूसरी को जनन कोशिका। इनके बाहर एक आवरण पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है, याद है? स्पोरोपोलेनिन के आवरण को ही क्या कहा जाता है? बाह्य चोल कहा जाता है परागकण का। ये क्या हो गया? अंतःचोल हो गया। ठीक है, तो परागकण का अंकुरण हो रहा है, तो परागकण के अंकुरण के टाइम में एक तो जनन कोशिका बन गई और एक क्या बन गई? कायिक कोशिका बन गई। अब होगा क्या? थोड़े टाइम बाद में यहाँ पर एक छिद्र बताया था मैंने, जहां पर क्या अनुपस्थित था? स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित था, जिसे क्या कहा जाता है? जनन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो जनन छिद्र है
वो बाहर की तरफ क्या करेगा, बाहर की तरफ गति करेगा तरीके से। ये कौन सी कोशिका हो गई हमारी, ऊपर वाली तो जनन कोशिका, नीचे वाली कायिक कोशिका। ठीक है, तो ये जो जनन छिद्र है, वो जनन छिद्र का जो अंतःचोल है, बाहर की तरफ तो क्या हो गया, बाहर की तरफ क्या था, बाह्य चोल था। तो जो परागकण का अंतःचोल है वो किसके, जनन छिद्र के सहारे होते हुए एक नलिका का निर्माण करता है बाहर की तरफ, से कहा जाता है पराग नलिका। क्या बन गई, पराग नलिका का जो है वो निर्माण होने लग गया। अब जैसे ही पराग नलिका का निर्माण होगा तो ये जो कायिक केंद्रक है वो धीरे धीरे किसके अंदर आने लग जाएगा, ये आने लग जाएगा हमारी पराग नलिका के अंदर आने लग जाएगा। इसके अलावा ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका भी क्या करेगी, विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेगी। ये क्या करेगी, ये एक नर युग्मक और ये दूसरा नर युग्मक, इनका निर्माण कर लिया। तो परागकण पहले कहां पर था हमारा परागकण, ये परागकण यहां पर था और उसके बाद में इस परागकण ने किसका निर्माण कर लिया, परागकण ने निर्माण कर लिया प्रकार से पराग नलिका का, पराग नलिका का निर्माण कर लिया। अभी जो पराग नलिका है वो बढ़ती हुई जाएगी आकार में और बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाएगी कहां तक, ये पहुंच जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ तक पहुंच गई ये पराग नलिका। और पराग नलिका के अंदर क्या था हमारा, आगे की तरफ तो कौन सा केंद्रक था, कायिक कोशिका, और पीछे की तरफ कौन सी कोशिका थी, जनन कोशिका थी। तो अब जैसे ही पराग नलिका यहाँ पर पहुंचती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। तो बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए ये क्या करेगी, सबसे पहले जो पास की जो एक सहायक कोशिका है इसको क्या करेगी, नष्ट कर देगी, या फिर ये जो कोशिका है वो नष्ट हो जाएगी। जैसे ही ये सहायक कोशिका नष्ट होगी तो पराग नलिका किसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश कर जाएगी। बीजांड द्वार में प्रवेश करने के बाद में ये किसके पास जाएगी, ये जाएगी अंड कोशिका के पास में। अब इसको और आगे दिखाते हैं। यहां तक पराग नलिका का निर्माण हो गया। पराग नलिका का निर्माण होने के बाद में क्या होगा, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि समझ आ जाए सारी। यहाँ पर हमारा कौन था, परागकण था, और इस परागकण ने क्या किया, इस परागकण ने किसका निर्माण किया, पराग नलिका का निर्माण किया। कोशिकाओं के बारे में पता है कौन सी वाली कोशिका है, ठीक है। तो ये पराग नलिका जो है वो अंदर की तरफ इस प्रकार से आई, यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ पर कौन सी कोशिका हो गई इसकी, आगे की तरफ तो कौन सी कोशिका थी, कायिक कोशिका, और पीछे जनन कोशिका। के बाद में ये जो जनन कोशिका है इसके अंदर क्या होगा, विभाजन होगा, और विभाजन से क्या बन जाएंगे, तो नर युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, तो पराग नलिका जो है
ये प्रवेश करती है किसके अंदर? बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ये पूरा की पूरी संरचना क्या होगी? बीजांड होगी, और बीजांड के अंदर क्या था? भ्रूण कोश था। तो जैसे ही बीजांड के अंदर पराग नलिका प्रवेश करती है, तो पराग नलिका सबसे पहले क्या करती है? बीजांड द्वार की तरफ से होते हुए आती है। अभी जो ये नीचे वाला कौन सा द्वार था? बीजांड द्वार ही था। ऊपर वाला कौन था? विभाग था। याद है ना, चलेजा जिसको बोल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या था? बीजांड व्रंत था। तो ये बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करने लगती है। तो सबसे पहले ये किसको नष्ट करती है? सबसे पहले ये नष्ट करती है जो पास वाली जो 2 सहायक कोशिकाएं थी। इन सहायक कोशिकाओं को क्या कर देगी? नष्ट करके किसके अंदर प्रवेश कर जाएगी? अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी। अब ये अंदर की तरफ प्रवेश करने के बाद में होगा क्या? कि जो जनन कोशिका है उसके, ये जो कायिक कोशिका है वो थोड़े टाइम बाद में ये भी नष्ट हो जाएगी। कौन सी कोशिका बचेगी? केवल और केवल जनन कोशिका बचेगी। तो होगा क्या? इनमें से केवल कौन सी कोशिका बची? अंड कोशिका बची। और ऊपर की तरफ कौन सी कोशिका बची? केंद्रीय कोशिका बच गई। और ऊपर वाली जो कोशिकाएं थी, कौन सी थी ऊपर वाली कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका। वो भी थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जो पराग नलिका है वो कहाँ पर प्रवेश कर जाएगी? अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस पराग नलिका के अंदर कितने केंद्रक थे या फिर कितने युग्मक थे? 2 नर युग्मक थे। तो एक नर जो युग्मक है वो किसके साथ संलयन करेगा? जो अंड कोशिका है उसके साथ में संलयन करेगा। और दूसरा जो नर युग्मक है वो किसके साथ में संलयन करेगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन करेगा। यानी कि यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। एक बार तो सत्य निषेचन, और दूसरी बार क्या होता है? दूसरी बार होता है त्रिसंलयन। यानी कि 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसी वजह से क्या कहा जाता है? इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहा जाता है। तो हुआ क्या? सबसे पहले पराग नलिका जो है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद में जो पास वाली सहायक कोशिका है उनको नष्ट कर देगी। सहायक कोशिका को नष्ट करने के बाद में इसका जो एक केंद्रक है वो किसके साथ संलयन कर लेगा? अंड कोशिका के साथ में संलयन कर लेगा। दूसरा केंद्रक किसके साथ में संलयन कर लेगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन कर लेगा और कुछ नई संरचनाओं का निर्माण करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? द्वितीयक संलयन के बारे में या द्विनिषेचन के बारे में। द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है? द्विनिषेचन का मतलब होता है कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो एक ही समय में 2 बार अगर निषेचन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। और ये किसके अंदर होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म में एक ही समय पर दो बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। से द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है। अब द्विनिषेचन का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो 2 बार जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो पहली बार निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है संयुग्मन या संलयन, या इसे कहा जा सकता है सत्य निषेचन। और दूसरी बार जो निषेचन की प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है त्रिसंलयन या त्रिसंयुग्मन।
ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है इसे इंग्लिश में। इसका मतलब हो गया ट्रू फर्टिलाइजेशन। संलयन का मतलब हो गया फ्यूजन। अब हम लोगों को द्विनिषेचन करवाना है, तो द्विनिषेचन करवाने के लिए होता क्या है? निषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का मिलान या फिर उन दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, हमारी जो पराग नलिका थी उसके अंदर जो जनन कोशिका थी वो किनका निर्माण कर रही थी? वो निर्माण कर रही थी, वो बता ही देती हूँ मैं। देखो, पराग नलिका जो है वो किसका निर्माण करेगी? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। और जो नर युग्मकोद्भिद किसका निर्माण कर देंगे? नर युग्मक का निर्माण करेंगे। और कितने नर युग्मक बनेंगे? 2 नर युग्मक बनेंगे। इसके अलावा जो जायांग वाली संरचना थी उसके अंदर एक तो अंड कोशिका थी और एक क्या था? द्वितीयक केंद्रक था। याद है ये सारी की सारी चीजें? तो सयुग्मन के अंदर क्या होता है? सयुग्मन के अंदर होता है एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका। इन दोनों में जब संलयन की प्रक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज का निर्माण हो गया। और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है? दूसरे स्टेप के अंदर होता है हमारा दूसरा नर युग्मक। सेकंड नर युग्मक प्लस द्वितीयक केंद्रक। जब इन दोनों के अंदर संलयन की प्रक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या कह देंगे? द्विनिषेचन कह देंगे। यानी कि पहली बार जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और इस युग्मनज का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जनन कोशिका थी हमारी, जनन कोशिका के अंदर ये तो थी हमारी कायिक कोशिका और ये क्या थी? जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर कितने नर युग्मक बन रहे थे हमारे? 2 नर युग्मक बन रहे थे। तो एक नर युग्मक जो है ये तो मान लो फर्स्ट वाला और ये कौन सा हो गया? हमारा सेकंड वाला। तो जो फर्स्ट नर युग्मक है वो किसके साथ संलयन करेगा? अंड कोशिका के साथ संलयन की प्रक्रिया करेगा। इसका निर्माण कर देगा? युग्मनज का निर्माण कर देगा। और ये जो युग्मनज है वो आगे जाकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है युग्मनज। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार वापस से निषेचन की प्रक्रिया होगी। अब इसे त्रिसंलयन क्यों कहा जाता है? इसे त्रिसंलयन इसलिए कहा जाता है कि एक कोशिका और ये इसका क्या हो गया? नर युग्मक, ये दूसरी कोशिका, लेकिन इसके अंदर केंद्रक कितने हैं? 2 केंद्रक है। यानी कि कितने हो गए टोटल मिला के? 1, 2 और 3। 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन कहा जाता है। और किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूणपोष कोशिका है वो क्या करती है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। आगे जाकर किसका निर्माण कर रही है? भ्रूणपोष का निर्माण कर रही है। और ये जो भ्रूणपोष है वो क्या करेगा? इस जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है?
भ्रूण कोश करता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा निषेचन, द्विनिषेचन। और ये द्विनिषेचन किनके अंदर पाया जाता है, जो हमारे पुष्पीय पादप होते हैं यानी एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक ही समय पर 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। और 2 बार निषेचन की प्रक्रिया कौन सी हो रही है, एक बार तो हो रहा है युग्मक संलयन और दूसरी बार क्या हो रहा है, त्रिसंलयन, यानी कि एक नर युग्मक और एक जो अंड कोशिका है, उन दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होगी, युग्मनज का निर्माण हो गया। और दूसरी बार में जो सेकंड वाला नर युग्मक था और जो द्वितीयक केंद्रक था, बीच के अंदर जो हमारा भ्रूण कोश था, उसमें जो कोशिका बन रही थी, तो वो भी क्या करेगा, संलयन करवा के किसका निर्माण कर देगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करवा देगा। अब अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितने केंद्रक, जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, इसके अंदर कितने केंद्रक भाग लेते हैं, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन को और इसको दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कर देंगे, द्विनिषेचन। कितने केंद्रक इसके अंदर भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 केंद्रक जो होते हैं वो द्विनिषेचन की प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो कोशिकाएं हो गई, कोशिका कितनी हो गई, 3 कोशिका हो गई हमारे। एक तो कौन सी हो गई, द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका हो गई, इसके अलावा एक अंड कोशिका हो गई और दूसरे कौन हो गए, हमारे नर युग्मक वाली कोशिका हो गई। तो 3 कोशिकाएं तो भाग लेती है और कितने केंद्रक भाग लेते हैं इसके अंदर, 5 केंद्रक जो होते हैं वो निषेचन की प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विनिषेचन। अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसका निर्माण पहले हो जाता है। इसका निर्माण इसलिए हो जाता है पहले क्योंकि ये किसको पोषण प्रदान करने का काम करेगी, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है। अभी जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कैसी होती है, मान लो ये बन गई हमारी कौन, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन गई है। अब इसके अंदर क्या हो गया, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण को पोषण प्रदान, जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरी होती है कोशिकीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय भ्रूणपोष का मतलब हो गया, मान लो इसके अंदर पहले ही एक कोशिका थी, इसके अंदर केंद्रकों का विभाजन होगा और बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, इसे हम लोग क्या कह देंगे, केंद्रीय भ्रूणपोष कह देंगे। और इसका एग्जाम्पल होता है नारियल का पानी। तो हम नारियल का पानी पीते हैं वो क्या होता है, हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष होता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष में भी कौन सा, केंद्रीय भ्रूणपोष कहलाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब क्या हो गया, ये भ्रूणपोष है, के अंदर बहुत सारे विभाजन होकर काफी सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कह देंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष कह देंगे। इसका एग्जाम्पल होता है नारियल की गिर्री। तो नारियल का जो हम लोग पार्ट खाते हैं, गिर्री जो खाते हैं, वो कौन सा हो जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाता है। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में, भ्रूणपोष के बारे में। ठीक है, हो गया प्राथमिक भ्रूणपोष। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, भ्रूण के बारे में। जो भ्रूण है उसका निर्माण किससे होगा, भ्रूण किससे बनेगा, जब एक तो कौन सी कोशिका, नर युग्मक प्लस
अंड कोशिका के अंदर जब संयुग्मन की प्रक्रिया होगी या निषेचन की प्रक्रिया होगी, किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होता है। अभी जो युग्मनज है वो आगे जाकर किसका निर्माण करता है? यही युग्मनज आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करता है। तो अब इस युग्मनज, मान लीजिए ये हो गई हमारी युग्मनज की कोशिका। इस युग्मनज वाली कोशिका के अंदर भी अलग अलग प्रकार के विभाजन होंगे। इसे कहा जाता है प्राक भ्रूण, यानी कि ऐसा भ्रूण जो पहले बन गया उससे हम लोगों ने क्या कहा? प्राक भ्रूण। तो इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ऊपर वाली और नीचे वाली कोशिका। जो नीचे वाली कोशिका होती है वो इस प्रकार से गोलाकार हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। इसमें बहुत सारे विभाजन होते जाएंगे, हम लोग क्या कह देंगे? गोलाकार कोशिका। इसे कहा जाता है निलंबक कोशिका। में जो सबसे ऊपर वाली कोशिका होती है इसे कहा जाता है, ठीक है। अब होगा क्या? ये हमारा जो युग्मनज था इसमें विभाजन हुआ, दो कोशिका बन गई। नीचे वाली कोशिका से गोलाकार कोशिका बन गई, ऊपर वाली से निलंबक कोशिका बन गई। थोड़े टाइम के बाद में जो निलंबक कोशिका होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और ये जो हमारा गोलाकार कोशिका है वो कैसे शेप बना लेती है? प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती है। ये सब क्या हो गई? हमारी कोशिकाएं हो गई। कैसा संरचना बना लेती है? हृदयाकार संरचना बना लेती है। हृदयाकार संरचना बनाने के बाद में इसमें दो बीज पत्रों का निर्माण हो जाता है। पहला बीज पत्र, ये हो गया हमारा दूसरा बीज पत्र। तो ऐसे पादप जिनके अंदर हृदयाकार बीज पत्र पाए जाते हैं तो हम लोग क्या कह देंगे? द्विबीज पत्र, यानी कि दो बीज पत्र पाए जाते हैं। तो ये किसके अंदर होता है? ये मिलता है हमारा द्विबीजपत्री पादपों। ये किसका निर्माण हो गया? भ्रूण का निर्माण हो गया। प्रकार से कहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे और लास्ट एंड पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और फिर इस भ्रूण के अंदर ही क्या बनते हैं? प्रांकुर, मूलांकुर नामक संरचना बनती है। प्रांकुर से तो क्या बनेगा? तना, और नीचे मूलांकुर से कौन बन जाएगी? मूल का निर्माण हो जाता है। सेम जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें भी यही प्रोसेस चलती है, लेकिन इनके अंदर जो लास्ट वाली जो एक गोलाकार कोशिका होती है ये हृदयाकार के अंदर चेंज नहीं होती, यानी कि इसके अंदर दो बीज पत्रों का निर्माण नहीं होता है, केवल एक ही बीज पत्र बनता है। उसके अलावा वही प्रांकुर, मूलांकुर सभी का निर्माण। तो ये हो गई हमारी किसके बारे में? निषेचन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। यानी कि जो चैप्टर था हमारा कौन सा? पादपों में लैंगिक जनन या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर लोग नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।